हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एचसीएस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट देखनी है तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पूछा गया है 1916 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन लखनऊ पैक्ट वाज साइंड वाज प्रेसिडेड बाय एसी मजूमदार। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? 1916 का सेशन जो है वो हुआ था लखनऊ सेशन, जहां पे लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था। यहाँ तक की स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इसको जो है प्रिसाइड किया गया था एसी मजूमदार के द्वारा, तो ये भी बिल्कुल सही है। एसी मजूमदार के द्वारा ही इसे प्रिसाइड किया गया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन 1906 कलकत्ता सेशन वाज प्रिसाइडेड बाय दादा भाई नेरोजी एंड द वर्ल्ड स्वराज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट है 1906 में जो सेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, तो ये वाला फैक्ट भी बिल्कुल सही है। प्रिसाइड इसे किया गया था दादा भाई नेरोजी के द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट फैक्ट है कि वर्ड स्वराज जो है वो इसमें फर्स्ट टाइम जो है मेंशन किया गया था, तो ये वाली फैक्ट भी बिल्कुल सही है। तो सेकंड भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी सेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 1905, 1906 और 1907, क्योंकि यहाँ पे जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसके बाद जो है क्या हुआ था, इसके बाद आया था बॉयकॉट मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। बॉयकॉट चला था, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। और उस टाइम पे जो था काफी मॉडरेट्स होते थे और एक्सट्रीमिस्ट होते थे। तो इनके बीच में जो है काफी सारी वेरी करती थी। इस स्वदेशी मूवमेंट को लेकर जो है दोनों के थॉट्स जो है काफी अलग थे। तो 1906 सेशन में भी इसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट हुआ था। एंड 1907 में तो यहाँ पे क्या हो गया था, सूरत स्प्लिट हो गया था। सूरत स्प्लिट, सूरत सेशन हुआ था जहाँ पे सूरत स्प्लिट हुआ था। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में की आइडियोलॉजी की वजह से ऐसा हुआ था। तो ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किन्होंने इन्हें प्रेसाइड किया था वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो फर्स्ट सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो हुआ था 1885 में, और इसे प्रेसाइड किया गया था ए ओ ह्यूम के द्वारा। तो फर्स्ट फैक्ट बिल्कुल सही है। जो फर्स्ट सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो 1885 में हुआ था, बॉम्बे में ये हुआ था। बट प्रेसाइड इसे एओ ह्यूम के द्वारा नहीं किया गया था, डब्ल्यू सी बैनर्जी के द्वारा किया गया था। डब्ल्यू सी बैनर्जी। तो यहाँ पे सही आपसे पूछा गया है, करेक्ट आपको बताना है। तो 1 और 2 करेक्ट है, थर्ड जो है वो आपका है इनकरेक्ट। तो सही आंसर हो जाएगा बी। यही एक्सप्लेनेशन में मेंशन है जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि थर्ड में डब्ल्यू सी बैनर्जी के द्वारा जो है 1885 में जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो प्रिसाइड किया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट देखनी है। फर्स्ट है एचिसन कमिटी ऑन पब्लिक सर्विसेज वो सेटअप बाय लॉर्ड डफरिन। फर्स्ट फैक्ट तो यही है, क्या ये पब्लिक सर्विसेज के रिगार्डिंग थी? तो बिल्कुल सही है, एचएसएन कमेटी पब्लिक सर्विसेज के रिगार्डिंग थी और इसे सेटअप किया गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा। ये फैक्ट भी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी करेक्ट। नेक्स्ट है सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज। तो ये भी बिल्कुल सही है। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था इंडियन सिविल सर्विसेज में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है लॉर्ड कॉर्नवालिस सेट अप द फोर्ट विलियम कॉलेज फॉर ट्रेनिंग ऑफ न्यू रिक्रूट्स। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नहीं, ये सेटअप किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली क्या किया था इन्होंने, फोर्ट विलियम कॉलेज किस चीज की, किस पर्पस के लिए? फॉर ट्रेनिंग ऑफ द न्यू रिक्रूट्स। तो थर्ड आपका हो जाएगा रॉन्ग और यहाँ पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो 1 और 2 बी इसका सही आंसर हो जाएगा। Now move to the next question. Next में आपसे पूछा गया है in which of the following year सुभाष चंद्र बोस formed the forward block। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कब बनाया गया था, कौन से ईयर में? ऑप्शंस आर 1938, 1939, 1942 और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ये फॉर्म हुआ था 1939 में, बी इसका सही आंसर होगा। Now move to the next question. Next में आपसे पूछा गया है who among the following was the governor general at the time of permanent settlement of Bengal।
हाँ जी, बताइए। ऑप्शंस आर वॉरेन हॉन्स्टीन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर और नन ऑफ देम। तो इसका सही आंसर है, उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहाँ पे हम इसके बारे में देख लेते हैं, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल है, ये इफेक्ट में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में। उस टाइम पे हेड थे गवर्नर, जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ये आया था 1793 में। बेसिकली था क्या परमानेंट सेटलमेंट, नाम से ही आप देख सकते हैं। ये एक एग्रीमेंट था जो कंपनी और जमींदार के बीच में था, टू फिक्स द लैंड रेवेन्यू। जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे, उस टाइम पे 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है काफी फेमस हुए थे। उनमें से एक था परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा था रैयतवारी और तीसरा था महलवारी। ये तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे ये, और यहाँ पे आप क्या होता था, फिक्स होता था लैंड रेवेन्यू। वो परमानेंट से आप देख सकते हैं, परमानेंट सेटलमेंट का मतलब ही क्या है, परमानेंट होना मीन्स फिक्स होना। तो यहाँ पे लैंड रेवेन्यू को फिक्स कर दिया जाता था। और ये जो है फर्स्ट इनेक्ट किया गया था ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। उसके बाद जो है इसे लाया गया था नर्दर्न मद्रास प्रेसिडेंसी में और डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाराणसी में भी। कॉर्नवालिस ने ये क्या सोचकर इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने ये जो है इंस्पायर होकर, कहाँ से, जो प्रिवेलिंग सिस्टम था लैंड रेवेन्यू का इंग्लैंड के अंदर, वहां से इंस्पायर होकर इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में भी। यहाँ पे क्या होता था, वहां होता था कि जो लैंडलॉर्ड है वो परमानेंट मास्टर होते थे अपनी होल्डिंग के, और वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे पीजेंट से, और बदले में क्या करते थे, लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट। जो पीजेंट के इंटरेस्ट होते थे, उनको कुछ भी चाहिए होता था तो वो हेल्प करते थे जो लैंडलॉर्ड होते थे। एंड वहीं से ये इंस्पायर होकर जो है ये कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में भी। एंड ही इनविसेज द क्रिएशन ऑफ हेरिडिटरी क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड इन इंडिया। साथ ही साथ वो एक नई क्लास जो है इंट्रोड्यूस करना चाहते थे इंडिया में, हेरिडिटरी क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड यहाँ पे इंडिया में टर्म यूज की जाती थी लैंडलॉर्ड के लिए, जमींदार, जमींदार। और इसीलिए सिस्टम को बोला जाता था जमींदारी सिस्टम। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो कौन से ईयर में पास किया गया था? ऑप्शंस आर 1856, 1891, 1930 और 1954। तो ये पास किया गया था 1856 में। इसके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856, जिसे एक्ट 15 1856 भी बोला जाता है, इसको इनेक्ट किया गया था 26 ऑफ जुलाई 1856 में। और इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था लीगलाइज कर देता था, लीगलाइज करना जो रीमैरिज होती है हिंदू विडोज की। ओके, इन ऑल जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडिया अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। और इसको ड्राफ्ट किसने किया था? ड्राफ्ट किया गया था ये लॉर्ड डेलहाउसी के द्वारा, और ये पास किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बिफोर द इंडियन रेबिलियन ऑफ 1856। आपको पता है 1857 में जो है क्रांति हुई थी, उससे पहले ये हो गया था, मीन्स 1856 में जो है ये बनाया गया था और पास भी कर दिया गया था। तो इनसे एसोसिएटेड जो गवर्नर हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लॉर्ड डेलहाउसी ने ये ड्राफ्ट किया था, और पास किसने किया था? पास किया था लॉर्ड कैनिंग ने। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इनमें से करेक्ट मैच कौन सा है? देखो, शुशिर वाद्य क्या होता है? शुशिर वाद्य होता है विंड इंस्ट्रूमेंट्स को शुशिर वाद्य बोलते हैं, तो ये तो करेक्ट मैच नहीं है। देन उसके बाद हम बात करेंगे अवानाद वाद्य की, तो ये परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ये बिल्कुल सही मैच है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं, घना वाद्य किसे बोलते हैं? घन वाद्य बोलते हैं आइडियोफोन इंस्ट्रूमेंट्स को, आइडियोफोन इंस्ट्रूमेंट्स को, और तत्वाद्य बोलते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स को। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? बी, बी मैच जो है वो सही है। अवनाद वाद्य परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स को बोलते हैं, बी इज द राइट आंसर। जो शिशिर वाद्य है मीन्स विंड इंस्ट्रूमेंट है, इनका एग्जाम्पल है शहनाई, बांसुरी, ये सब जो है विंड इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे सितार हुआ, ये सब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, हुमायूं नामा वाज रिटन इन प्रशियन लैंग्वेज बाय। हुमायूं नामा जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था प्रशियन लैंग्वेज में? ऑप्शंस आर हुमायूं, अमीर खुसराओ, अल बरूनी और गुलबदन बेगम।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। ये हुमायूं की सिस्टर थी और इन्होंने ये लिखा था पर्शियन लैंग्वेज में। और हुमायूं के टाइम पे जो भी उनका हुमायूं एम्पायर था और उनकी जो पॉलिसीज थी उन सब के बारे में जो है मेंशन है हुमायूं नामा में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर जो है इनमें से किसमें है? तो ये आप सभी को पता है, अप्रोक्सीमेटली 7% वाटर जो है अर्थ का वो ओशियंस में ही है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओशियंस के बाद जो है वो आता है आइस कैप्स में एंड देन ग्राउंड वाटर। Okay, ocean have the highest percentage of water on Earth's surface, followed by ice cap and groundwater. Now move to the next question. Next में पूछा गया है which of the following factors affect insolation? इनमें से कौन कौन से फैक्टर जो हैं इफेक्ट करते हैं इंसोलेशन को? ऑप्शंस आर रोटेशन ऑफ अर्थ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द सन रेज, ड्यूरेशन ऑफ द डे और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन सभी का इफेक्ट पड़ता है। रोटेशन ऑफ अर्थ का भी होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सन रे मीन सूर्य की किरणों का क्या आपतित कोण बन रहा है इसका भी इफेक्ट होता है, और दिन की अवधि का भी इफेक्ट होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। इंसोलेशन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इंसोलेशन का मतलब होता है, इंसोलेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो आती हुई सूरज की किरणें हैं उसी से डिराइव किया गया है वर्ड इंसोलेशन। और यहाँ पे जो है द और रेडिएशन का मतलब क्या होता है? रेडिएशन का मतलब होता है जो हीट ड्राइव की जा रही है सोलर एनर्जी से, उन्हें सोलर रेडिएशन बोला जाता है। ओके, सोलर एनर्जी से जो भी हीट हम रिसीव कर रहे हैं वो होती है रेडिएशन, और इनकमिंग सोलर रेडिएशन को बोला जाता है इंसोलेशन। इंसोलेशन जो है सोलर रेडिएशन जो अर्थ की सरफेस पे पहुंचती हैं उन्हें हम इंसोलेशन बोलते हैं। ये है हमारा अर्थ सरफेस तक जो सूरज की किरणें पहुंचती हैं उन्हें बोला जाता है इंसोलेशन। इंसोलेशन जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती हैं? ये रोटेशन ऑफ अर्थ पे भी डिपेंड करती हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे करती हैं, ड्यूरेशन ऑफ डे, और उसके साथ साथ जो एटमॉस्फेयर की ट्रांसपेरेंसी है उस पे भी ये डिपेंड करती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डू नॉट अफेक्ट द पैटर्न ऑफ प्लैनेटरी विंड। इनमें से कौन से फैक्टर अफेक्ट नहीं करते हैं? डू नॉट पूछा गया है। फर्स्ट है emergence of pressure belt, latitudinal variation of atmospheric heating and continent and ocean distribution। देखो इन तीनों का ही इफेक्ट पड़ता है प्लैनेटरी विंड के ऊपर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। और आपको पता होना चाहिए कि प्लैनेटरी विंड होती क्या है, तो हम उनके बारे में भी देख लेते हैं। जो प्रेशर होता है अर्थ के ऊपर, प्रेशर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप जगह पे डिफरेंट होता है। मीन्स हाई प्रेशर भी हो सकता है, कहीं पे हाई होता है, लो प्रेशर होता है, और बैलेंस बनाने के लिए जो है हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ विंड जो है वो मूव करती है, और इन्हें ही बोला जाता है प्लैनेटरी विंड। और ये 3 तरीके की होती हैं, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेड विंड होती हैं, वेस्टर्लीज होती हैं और ईस्टर्लीज होती हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे मूव कर रही है, फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर। बैलेंस बनाने के लिए ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। जो यहाँ पे होती है ये होती है आपकी ट्रेड विंड्स, ये है वेस्टर्लीज। इनको वेस्टर्लीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि वेस्ट की तरफ से आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर की तरफ जो है जा रही है। ये है वेस्टर्लीज और ये है ईस्टर्लीज। पोलर ईस्टर्लीज भी बोला जाता है क्योंकि ये पोलर की साइड से और ईस्ट की साइड से आ रही हैं। ये भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है मूव करती हैं। तो 3 तरीके की होती हैं प्लैनेटरी विंड, वो है ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। और किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करती है? ये जो है पैटर्न ऑफ प्लैनेटरी विंड डिपेंड करता है latitudinal variation of the atmospheric heating, emergence of pressure belt and the migration of the belt following apparent path of the sun and the distribution of continent and ocean, और उसके साथ साथ rotation of earth। इन सब फैक्टर पे जो है डिपेंड करती है प्लैनेटरी विंड जो है डिपेंड करती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है which of the following conditions does not promote condensation। इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है जो प्रमोट नहीं करती है कंडेंसेशन को?
तो फर्स्ट स्टेटमेंट है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज रिड्यूस्ड। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंडेंसेशन है क्या, कंडेंसेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो कंडेंसेशन जो है वो होता है चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स गैसियस फॉर्म टू द लिक्विड वाटर। ठीक है, वाटर की फॉर्म चेंज होना गैसियस से लिक्विड फॉर्म में। ओके, इस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। तो अभी हम दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कंडीशन है जो प्रमोट नहीं करती है कंडेंसेशन को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज रिड्यूस्ड टू ड्यू पॉइंट विद इट्स वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ये प्रमोट करती है कंडेंसेशन को जब टेम्परेचर जो है एयर का वो रिड्यूस कर दिया जाए ड्यू पॉइंट पे और उसका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रखा जाए। तो फर्स्ट तो सही है। सेकंड है व्हेन बोथ द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर आर रिड्यूस्ड, जब हम दोनों को वॉल्यूम को भी और टेम्परेचर को भी रिड्यूस करते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी सही है। थर्ड है व्हेन मॉइस्चर इज रिमूव्ड टू द एयर थ्रू एवोपोरेशन, की एवोपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है मॉइस्चर को अगर रिमूव कर लिया जाए, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि रिमूव नहीं किया जाता, वो ऐड करने से होता है। जब मॉइस्चर ऐड हो जाता है एयर में थ्रू एवोपोरेशन, तब जो है कंडेंसेशन होता है। तो इसी जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे बोला था कि डज नॉट प्रमोट, तो ये सी ही इसका सही आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट पूछा है कि कौन सा प्रमोट नहीं करता है। फर्स्ट टू तो प्रमोट करते हैं और सी जो है वो प्रमोट नहीं करता है, तो सी इसका सही आंसर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट गेट रेनफॉल ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मॉनसून। जब साउथ वेस्ट मॉनसून होता है तो इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पे रेनफॉल नहीं होता है? ऑप्शंस आर कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है साउथ वेस्ट मॉनसून से रेनफॉल नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है ये आप मैप में पहले देख लीजिए। ये देखिए इस तरीके से होता है साउथ वेस्ट मॉनसून। ये सबसे पहले अराइव करता है केरला में 1 जून को, और 1 जून को जब ये अराइव करता है, ये केरला वाला पार्ट यहाँ आप देख सकते हैं तमिलनाडु वाले रीजन में नहीं है, तो यहाँ से ये मूव करता है इस तरीके से बे ऑफ बंगाल से होते हुए नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट को ये कवर करता है, और साथ ही साथ म्यांमार, बांग्लादेश यहाँ पे ये अराइव करता है। देन उसके कुछ दिन बाद जो है ये वेस्टर्न घाट वाला रीजन आपका आ जाएगा कर्नाटका से होते हुए 5 जून को, और ये कलकत्ता वगैरह वेस्ट बंगाल से होते हुए नेपाल की साइड जो है जाता है, और इस तरीके से मतलब मूव करता है साउथ वेस्ट मॉनसून। 10 जून को ये मध्य प्रदेश वाला पार्ट, नेपाल वाला पार्ट कवर करता है। फिर 15 जून को ये ऊपर गुजरात की तरफ मूव करता है। एंड देन 1 जुलाई तक ये जो है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर का थोड़ा रीजन यहाँ पे अराइव करता है। 15 जुलाई तक जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस वाले रीजन में ये जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तमिलनाडु के रीजन में साउथ वेस्ट मानसून से जो है बारिश नहीं होती है। इसके एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। तमिलनाडु जो है, ऐसा क्यों होता है कि तमिलनाडु में नहीं होती है? तमिलनाडु कोस्ट जो है वो पैरेलल है टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ओके, और उसके साथ साथ जो है तमिलनाडु ड्राई इसलिए भी रहता है क्योंकि ये रेन शेडो एरिया में आता है, और तमिलनाडु जो है रेनफॉल रिसीव करता है विंटर सीजन में, जब होता है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से जो रेनफॉल होती है वो विंटर सीजन में होती है, और वो रिसीव की जाती है तमिलनाडु के द्वारा, साउथ वेस्ट मानसून से नहीं की जाती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट सेपरेट द चुक्सी पेनिसुला, रशिया एशिया में और अलास्का नॉर्थ अमेरिका का, इनको जो सेपरेट किया जाता है वो कौन सी स्ट्रेट है? तो ऑप्शंस आर फ्लोरिडा स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट या फिर हुडसन स्ट्रेट। तो इसका सही आंसर है बी, बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा। ओके, मैप में आप देख सकते हैं ये है बेरिंग स्ट्रेट। ये जो है किसको जोड़ती है? ऊपर की तरफ यहाँ पे है चुक्सी पेनिसुला, और नीचे की तरफ है बेरिंग सी, इनको जोड़ता है बेरिंग स्ट्रेट। और ये किस किस के बीच में आता है? एक तरफ है रशिया और दूसरी तरफ है अलास्का, यूएस का पार्ट है, और रशिया एशिया का पार्ट है। तो इनको सेपरेट किया जाता है बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा। उसके बाद हमने बात की थी जो ऑप्शन में यहाँ फ्लोरिडा स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट और हुडसन स्ट्रेट, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं ये कहाँ पे आती हैं। तो यहाँ आप मैप में देख सकते हैं फ्लोरिडा स्ट्रेट, ये है फ्लोरिडा, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, ये यूएस का पार्ट है। यूएस में ही यहाँ पे फ्लोरिडा आता है। फ्लोरिडा
और ये है स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, इधर नीचे की तरफ है क्यूबा। ओके, मीन्स ये है नॉर्थ अमेरिका और ये सेंट्रल अमेरिका के बीच में आती है ये स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। उसके बाद है डेविस स्ट्रेट की हम बात कर लेते हैं। डेविस स्ट्रेट कहाँ पे आती है? डेविस स्ट्रेट ये आप देख सकते हैं, ये है डेविस स्ट्रेट, ये आती है ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड के बीच में, और ये है हुडसन बे, और यहाँ पे आती है हुडसन स्ट्रेट। तो हमने चारों स्टेट के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है विच वॉज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक सेटअप इन इंडिया। फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक आपसे पूछा गया है जो इंडिया में सेटअप किया गया था। ऑप्शंस आर पांड्या ग्राम बैंक, प्रथम बैंक, सिंडिकेट बैंक और प्लवन ग्राम बैंक। तो इसका सही आंसर है प्रथम बैंक, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब इसे सेटअप किया गया था, तो हम देख लेते हैं। प्रथम बैंक जो है वो मुरादाबाद में है, इज बेस्ड इन मुरादाबाद, वाज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक जिसे एस्टेब्लिश किया गया था 2 अक्टूबर 1975 में, और इसे स्पॉन्सर किया गया था सिंडिकेट बैंक के द्वारा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और एनबीएफसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू पूछी गई है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में। तो देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट है दे कैन नॉट एक्सेप्ट सेविंग, करंट एंड टर्म डिपॉजिट। तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि ये एक्सेप्ट करते हैं, ये जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं डिमांड डिपॉजिट को, डिमांड डिपॉजिट। बाकी सेविंग, करंट और टर्म डिपॉजिट को ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी रॉन्ग। सेकंड है पब्लिक डिपॉजिट इन देम आर इनसिक्योर्ड, यहाँ पे इतने सिक्योर्ड नहीं होते हैं पब्लिक डिपॉजिट जो है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दे कैन नॉट इशू चेक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो एनबीएफसी है वो चेक इशू नहीं कर सकती हैं। तो पूछा गया था कि ट्रू बतानी है आपको, तो कौन सी ट्रू होगी? 2 और 3। यदि आपको फर्स्ट ही पता है तब भी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट जो है वो एलिमिनेट करेंगे तो आप सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। 2 और 3, सी इज द राइट आंसर। इसके बारे में एनबीएफसी के बारे में हम थोड़ा और देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में। तो फर्स्ट है एनबीएफसी जो है कैन नॉट, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते डिमांड डिपॉजिट। ओके, तो डिमांड डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। बाकी करंट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट जो है ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है दे डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये पार्ट नहीं होते हैं, पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का ये पार्ट नहीं होते हैं। दे कैन नॉट इशू चेक टू द कस्टमर, ये जो है चेक इशू नहीं कर सकते हैं कस्टमर्स को। साथ ही साथ जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल नहीं होती है, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल नहीं होती है। और एनबीएफसी जो यदि डिफॉल्ट हो जाता है रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, तो जो डिपॉजिटर हैं वो अप्रोच कर सकते हैं किसे? कंपनी लॉ बोर्ड को या फिर कंज्यूमर फोरम को, या फिर फाइल कर सकते हैं सिविल सूट टू रिकवर द डिपॉजिट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, निम्नलिखित में से क्या सरकार के राजस्व व्यय का हिस्सा नहीं है? ऑप्शंस देखो, मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो 13 मार्च का करंट अफेयर है वहां पे, क्योंकि वो बजट के रिगार्डिंग था, तो बजट के बारे में वहां हमने थोड़ा डिटेल में देखा था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट क्या नहीं है? ऑप्शंस आर सब्सिडीज, ग्रांट प्रोवाइडेड टू द स्टेट, रीपेमेंट ऑफ द पास्ट लोन और एक्सपेंडिचर ऑन द डिफेंस। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस लिए होता है? जो डे टू डे ड्यूटीज होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो उसमें सब्सिडीज भी आती हैं, ग्रांट्स भी देनी पड़ती हैं स्टेट को, और एक्सपेंडिचर भी करना होता है डिफेंस के ऊपर। तो ये तीनों तो जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीपेमेंट ऑफ पास्ट लोन, सी इसका सही आंसर होगा। हम देख लेते हैं क्या क्या आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है लॉ एंड ऑर्डर, सब्सिडीज, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, ग्रांट्स टू द स्टेट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। ओके,
66 का सही आंसर है सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विद रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग ये है। तो यहाँ पे आपको अरेंज करनी है बॉडीज फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। ओके, बॉटम टू टॉप अरेंज करना है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। तो सबसे पहले आती है सब्सिडरीज बॉडी, क्योंकि बॉटम से बात की गई है तो सबसे बॉटम में आएगी सब्सिडरी बॉडी। उसके बाद आता है काउंसिल फॉर ट्रेड, एंड देन आता है जनरल काउंसिल, और फिर आएगा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ओके, मींस इसका सही कोड बनेगा 2, 3, 1 एंड 4। 2, 3, 1 एंड 4 बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यूटीओ का वो 4 लेवल पे होता है। उसमें फर्स्ट लेवल पे होती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड लेवल पे होता है जनरल काउंसिल, और उसके साथ साथ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। ओके, थर्ड पे आता है काउंसिल फॉर ट्रेड, और उसके साथ साथ 6 अदर बॉडीज भी आती हैं थर्ड लेवल पे। फोर्थ लेवल पे आता है सब्सिडरी बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस कमिटीज एंड वर्किंग ग्रुप रिलेटेड टू द वेरियस फील्ड। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू रिगार्डिंग मनी मार्केट। मनी मार्केट के रिगार्डिंग जो है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है मनी मार्केट डील विद द ट्रांजैक्शंस हैविंग मैच्योरिटी लेस देन अ ईयर। मनी मार्केट जो है उन ट्रांजैक्शन के साथ डील करता है जहां पे मैच्योरिटी जो है वो लेस देन अ ईयर होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट आर हाईली लिक्विड। जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं मनी मार्केट के वो काफी तरल होते हैं, हाईली लिक्विड होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट है कॉल मनी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। जो कॉल मनी है वो इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन और बनता है कि कॉल मनी किसे बोलते हैं, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। कॉल मनी जो है यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम 5% शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेएबल होता है डिमांड पे। ओके, उसको बोला जाता है कॉल मनी, और इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो वेरी करता है 1 से 40 डेज तक, और ओवरनाइट या फिर फोर्टनाइट पे। ठीक है, इसी यूज किया जाता है इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए। और जब ये मनी जो है एक दिन के लिए लैंड किया जाता है तब इसे कॉल मनी बोलते हैं। यदि ये एक दिन से ऊपर एक्सीड करे तो उसे नोटिस मनी बोला जाता है। ओके, तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, कॉल मनी और नोटिस मनी। स्टेटमेंट की फॉर्म पे इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। अभी हमने बात करते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट जो है ये एक तरीके का फाइनेंशियल मार्केट है जहां पे ट्रेड किया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, शॉर्ट टर्म में क्या होगा, एक साल के लिए या फिर एक साल से लेस देन की मैच्योरिटी जो है उसकी रहती है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो हाईली लिक्विड होते हैं। कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब जो है इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट के। ओके, इस तरीके से ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट आर ऑप्शन ए कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। ये सभी जो है इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट के। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। चीफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग जो है स्टेटमेंट दी गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है बिफोर हिज अपॉइंटमेंट ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस। कि उनके अपॉइंटमेंट से पहले वो किसी हाउस के मेंबर होने चाहिए। किसी हाउस से क्या मतलब है, लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर वो होने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ऐसा जरूरी नहीं है, वो विद इन 6 मंथ भी मेंबर बन सकते हैं। अपॉइंटमेंट के बाद जो है 6 महीने के अंदर अंदर जो है उन्हें किसी भी हाउस का जो है मेंबर बनाया जा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाएगी। थर्ड है ही सैलरी एंड अलाउंसेस आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। उनकी जो सैलरी होती है और अलाउंसेस होते हैं उनको पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये डिटरमाइन किए जाते हैं स्टेट असेंबली के द्वारा, सॉरी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। के द्वारा जो है इसे डिसाइड किया जाता है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ओनली 1 जो है वो करेक्ट है, 2 एंड 3 जो है वो रॉन्ग है। इसके एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी।
पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है एज अ चीफ मिनिस्टर, अगर वो मेंबर नहीं भी है तब भी किया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद विद इन 6 मंथ जो है उनको इलेक्ट किया जा सकता है टू एनी हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। और उनकी जो है सैलरी और अलाउंसेस वो डिटरमाइन किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, ना कि पार्लियामेंट के द्वारा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्राइटेरिया एंड एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये स्टेटमेंट है लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिगार्डिंग। देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में पूछा गया है, फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट पास अ रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी। मींस अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है तो उसके लिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो रेजोल्यूशन पास करेगी सिंपल मेजोरिटी के साथ। ये स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी रॉन्ग, क्योंकि सिंपल मेजोरिटी के साथ नहीं, वो स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो है पास करना होता है रेजोल्यूशन, स्पेशल विद स्पेशल मेजोरिटी। सेकेंड है, द पार्लियामेंट में अप्रूव द रेजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजोरिटी, कि पार्लियामेंट जो है वो अप्रूव करेगी रेजोल्यूशन को बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो ये भी रॉन्ग है, ये स्पेशल मेजोरिटी के साथ नहीं, पार्लियामेंट इसे पास करती है सिंपल मेजोरिटी के साथ। तो ये वाइस वर्सा दिया हुआ है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है स्पेशल मेजोरिटी के साथ और पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी के साथ, तो दोनों रॉन्ग हो जाएंगी। थर्ड है, इट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द पार्लियामेंट टू अप्रूव सच रेजोल्यूशन, पार्लियामेंट के ऊपर ये बाइंड नहीं होता है कि उन्हें ये रेजोल्यूशन पास करना है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट जो है वो बाइंडिंग नहीं होती है। तो यहाँ पूछा गया ट्रू आपको बताना है, तो ट्रू कौन सी स्टेटमेंट है, ओनली 3 इज ट्रू। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। यदि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो फॉर्म करनी होती है तो लेजिस्लेटिव असेंबली को पास करना होता है रेजोल्यूशन विद अ स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी कैसी, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है कि कम से कम 2/3 ऑफ द मेंबर जो है वो प्रेजेंट हो और वोटिंग करे हाउस में तो उसके फेवर में। ओके, 2/3 ऑफ द मेंबर, तो स्पेशल मेजोरिटी से होगा लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। एंड देन पार्लियामेंट में क्या होगा, पार्लियामेंट अप्रूव कर सकती है रेजोल्यूशन को बाय द सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है, सिंपल मेजोरिटी का मतलब है मोर देन 50% ऑफ मेंबर जो है वो प्रेजेंट एंड वोट करे हाउस में इसके फेवर में। उसके बाद है ये बाइंडिंग नहीं होता है पार्लियामेंट के ऊपर उसे ऐसे रेजोल्यूशन को जो है अप्रूव करना। तो ये स्टेटमेंट थर्ड जो है आपकी बिल्कुल सही थी। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपसे पूछा गया है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ हैव अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कि जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ होते हैं उनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। पूर्व व्याय के बाद वास्तविक कानूनों में पूर्व व्यायी प्रभाव पड़ता है। तो ये बिल्कुल सही है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है एक्स फैक्टो लॉ का। सेकेंड है, जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स फैक्टो लॉ होती है वो अवेलेबल है अगेंस्ट बोथ द क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, ये सिर्फ क्रिमिनल लॉ के लिए है, सिविल लॉ के लिए ये नहीं है। थर्ड है, अ पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन क्लेम इम्यूनिटी अंडर दिस प्रोविजन। तो ये भी रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है। तो फर्स्ट ओनली यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा गया है, तो सेकंड एंड 3 आर नॉट ट्रू। फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यदि आपको यही पता है कि फर्स्ट ट्रू है तब भी आप आंसर पे पहुंच पाएंगे, इसको एलिमिनेट करके 2 एंड 3 इसका सही आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो है वो लॉ होता है जिसे इम्पोज किया जाता है पेनल्टी रेट्रोस्पेक्टिवली, मींस अपॉन एक्ट ऑलरेडी डन। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जो पास्ट में जाकर होता है। ओके, अपॉन एक्ट जो ऑलरेडी बन चुके हैं एंड विच इंक्रीज द पेनल्टी फॉर सच एक्ट। ओके, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज अवेलेबल ओनली फॉर द ऑफेंस अंडर क्रिमिनल लॉ। सिर्फ क्रिमिनल लॉ के लिए जो है फैसिलिटी ये जो है प्रोवाइड करता है, ये सिविल लाइबिलिटीज के लिए अवेलेबल नहीं होता है। और ये जो है इम्यूनिटी नहीं देता है किसको, जो क्लेम करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन और डिमांड करते हैं स्क्रूटिनी फॉर अ पर्सन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है फंडामेंटल राइट की रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से आर्टिकल के अंडर जो फंडामेंटल राइट है उसे बोला जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो है आर्टिकल नंबर 32, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 32 क्या बोलता है,
ये बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देता है आर्टिकल 32, इसीलिए इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। आर्टिकल नंबर 32 डील करता है इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, जो भी फंडामेंटल राइट है उनको इन्फोर्समेंट करने की पावर देता है आर्टिकल 32, इसलिए इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इस आर्टिकल के अंडर जो है द इंडिविजुअल कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है यदि उनके वायलेशन होते हैं फंडामेंटल राइट्स की। ओके, एंड दिस इज व्हाई द राइट टू इसीलिए इसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी बोला जाता है आर्टिकल नंबर 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 356 डील विद, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 356 है वो किसके साथ डील करता है? ऑप्शंस आर नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी या फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इमरजेंसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 356 जो है वो डील करता है प्रेसिडेंट रूल से। ओके, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे नेशनल इमरजेंसी से कौन सा आर्टिकल डील करता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी से मैं बता देती हूँ आर्टिकल नंबर 360 डील करता है। ओके, और ये कौन से आर्टिकल नंबर में आता है, सॉरी कौन से पार्ट में आता है? आर्टिकल नंबर तो मेंशन है ऑलरेडी, आर्टिकल 356 में आता है प्रेसिडेंट रूल, और पार्ट में कौन से पार्ट में आता है वो भी आप मुझे बताएंगे। तो ये आता है पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। Now move to the next question. Next में आपसे पूछा गया है who signed the instrument of accession of Jammu and Kashmir to India with जवाहरलाल नेहरू? किसने ये हस्ताक्षर किए थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे? जवाहरलाल नेहरू के साथ जो है किसने हस्ताक्षर किए थे? तो आपको पता ही है उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर जिसके अंडर आता था वही साइन करेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, तो वो थे महाराजा हरि सिंह ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये साइन किए थे महाराजा हरि सिंह ने। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है जम्मू एंड कश्मीर का टू इंडिया वो साइन बाय जवाहरलाल नेहरू एंड महाराजा हरि सिंह कब किया गया था? ऑन 26 ऑफ अक्टूबर 1947 में। अंडर विच द स्टेट सरेंडर, यहाँ पे जो है स्टेट ने क्या मीन्स जम्मू कश्मीर की स्टेट ने क्या क्या सरेंडर किया था? उन्होंने सरेंडर किया था डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछा गया है फ्रॉम विच कंट्री इज द इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया हैज बीन बोरोड? बताइए इलेक्टोरल सिस्टम जो है इंडिया में वो कहाँ से बोरो किया है? ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहाँ से क्या बोरो किया है? ये जो फर्स्ट पार्ट हुआ था उसमें मैंने ऑलरेडी डिटेल में आपको बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहाँ से क्या बोरो किया है, तो आप फर्स्ट क्लास देख सकते हैं। तो इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो बोरो किया गया है यूके से। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। A is the right answer. The electoral system in India has been borrowed from the UK, United Kingdom. आज के लिए इतना ही। I hope you like the video. Thank you very much. Bye bye and take care.